स्टूडेंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आई थी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन वहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट। देन उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का हमारा फॉर्मूला आया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो R है, R इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम चार्ज। यहाँ पर क्या है, स्मॉल r चार्ज से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर कोई चार्ज Q है, हमें इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 10 का स्क्वायर। यहाँ से समझ में आ गया कि R क्या है। R बेसिकली चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है। अभी तक हम लोग, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूले यूज किए हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये दोनों फॉर्मूले सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल थे, जब चार्ज कैसे हो, पॉइंटेड टाइप। पॉइंटेड टाइप का मीनिंग क्या है कि चार्ज सिर्फ कहाँ पर रखा हुआ है, एक सिंगल पॉइंट पर रखा हुआ है। अगर इन केस क्या हो कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी का मीनिंग कि अब जो चार्ज है वो चार्ज हो सकता है कि एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो, मे भी हो सकता है कि सरफेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो, मे भी हो सकता है कि सरफेस के अलोंग ना होके वॉल्यूम के अलोंग क्या हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो उस केस में हम लोगों ने अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूले यूज किए हैं या फाइंड किए हैं, इन फॉर्मूलों को अब हम लोग यूज नहीं कर सकते। हमें इस केस में न्यू फॉर्मूले को डेरिवेट करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें लिखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर समझो, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग अभी फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझते हैं इसको। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं। हमने सपोज कर लिया कि अगर इन केस चार्ज एक लाइन के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देन such type of distribution is known as linear charge distribution। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि सपोज वायर के सरफेस पर या वायर पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देन सेकेंड टाइप आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं कि अगर इनके चार्ज किसी भी बॉडी के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मीनिंग, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी, देन सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर कि सपोज कोई मेटल शीट है, उस मेटल शीट की सरफेस पर
अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड टाइप आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझिए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं कि अगर चार्ज किसी भी बॉडी के होल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्या बोला गया है कि अगर चार्ज किसी भी बॉडी के होल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कहने का मीनिंग बॉडी के सरफेस पर भी, बॉडी के अंदर भी, तो उस केस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर कि सपोज अगर कोई सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, उस सॉलिड स्फेरिकल बॉल पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तो हम लोगों ने बात कर ली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी डेंसिटीज को फाइंड करेंगे। तो इसमें पहला आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट टाइप की डेंसिटी आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन होती है कि द चार्ज प्रेजेंट in per unit length is known as linear charge density। कहने का मीनिंग कि पर यूनिट लेंथ में जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको हम लोग बेसिकली जो इंडिकेट करते हैं उसको इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। देन अब हम लोगों ने सपोज कर लिया कि सपोज ये एक वायर है, इस वायर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमको नहीं पता कि यहाँ पर चार्ज कितना प्रेजेंट है और इस वायर की टोटल लेंथ हमें पता है स्मॉल एल। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, अगर मैं यहाँ पर एक डिफरेंशियल पोर्शन को कट कर लूँ तो यहाँ पर इतने पोर्शन में जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो एक पॉइंट चार्ज की तरह होगा। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंशियल पोर्शन क्या होता है, एक बहुत स्मॉल पार्ट होता है। मैंने यहाँ पर एक डिफरेंशियल पोर्शन कट किया डीएल का, तो ये एक पॉइंट के फॉर्म में होगा क्योंकि ये बहुत स्मॉल पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो भी एक डी क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इस केस में अगर मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड करूँ तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या जाएगा, डी क्यू अपॉन डी ए। ये किसका फॉर्मूला आ गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। ये तो फॉर्मूला कब के लिए, जब हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंशियल पोर्शन को कट किया। हमें डिफरेंशियल पोर्शन कट किया डी ए और यहाँ पर उस पर प्रेजेंट डिफरेंशियल चार्ज कितना है, डी क्यू। तो उस केस में हमारा लैम्डा का फॉर्मूला या लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया डी क्यू अपॉन डी एल। लेकिन अगर इनकेस हमें टोटल चार्ज और टोटल लेंथ गिवन है, इफ, तो हम बोल सकते हैं कि इफ टोटल चार्ज इज क्यू एंड टोटल लेंथ इज स्मॉल एल, देन द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा q अपॉन एल। यहाँ से उस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू q अपॉन एल। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट को फाइंड करूँ तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसकी क्या आएगी, देखो चार्ज की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या आएगी, कूलम। देन इसके बाद लेंथ की यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि लैम्डा की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या आएगी, कूलम पर मीटर। ठीक, ये क्या आ गई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। देन इसके बाद सेकेंड डेंसिटी आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगी, द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट सरफेस एरिया। कहने का मीनिंग कि
पर यूनिट सरफेस एरिया में, पर यूनिट सरफेस एरिया में जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसी चार्ज को हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो इसको किससे इंडिकेट किया जाता है, सिग्मा से। मैंने सपोज कर लिया कि ये एक स्फेरिकल हॉलो बॉल है, मैं अगर और ये इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज है ये, और चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पर। मैं अगर यहाँ पर एक डिफरेंशियल पोर्शन कट कर लूँ, यहाँ पर डिफरेंशियल पोर्शन कट करने के बाद डिफरेंशियल पोर्शन कितना है, सपोज कर लिया ds, और इस पर चार्ज कितना प्रेजेंट है, dq। तो उस केस में हम लोग अगर सिग्मा की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू वैल्यू आएगी dq अपॉन ds। इसी फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन आई है। अगर मैं यहाँ पर ds की वैल्यू 1 पुट करा दूँ तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू dq। वही लिखा है, द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेम वही केस, अगर इन केस में सपोज कर लूं कि इफ टोटल चार्ज इज q एंड टोटल सरफेस एरिया इज स्मॉल s या कैपिटल S, देन उस केस में हमारा सिग्मा का फॉर्मूला आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन s। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या आएगी, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आएगी, द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेगी, इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यहाँ पर डेफिनेशन क्या जाएगी, द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कहने का मीनिंग, किसी भी बॉडी के पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से, हेंस इट इज डिनोटेड बाय रो। देन अगर मैं यहाँ पर सपोज कर लूँ कि सपोज इसका एक डिफरेंशियल पोर्शन है, उसका वॉल्यूम है dv। डिफरेंशियल पोर्शन है किसी भी बॉडी का, उसका वॉल्यूम है dv और उस पर प्रेजेंट चार्ज कितना है, dq। तो यहाँ से रो इक्वल टू आ जाएगा dq अपॉन dv। सेम वही कंडीशन कि इफ टोटल चार्ज इज v एंड टोटल चार्ज इज q एंड टोटल वॉल्यूम इज v, तो उस कंडीशन में रो इक्वल टू या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू आ जाएगी वैल्यू q अपॉन v। और अगर मैं इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकालूं तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। देन यहाँ से हम लोगों की तीनों चार्ज की डेंसिटीज के फॉर्मूले निकल के आ गए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इन तीनों डेंसिटीज को अच्छे से याद करके रखना, क्योंकि जहाँ हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में जो हम डेरिवेशन करेंगे उन सारे के सारे डेरिवेशनों में हमें इन तीनों टाइप की डेंसिटीज का यूज पड़ेगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का भी यूज होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का भी यूज होगा एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी यूज होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझिए इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे बोलेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन होती है, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर
placed very close to each other, then this arrangement is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे बोलेंगे कि अगर इनकेस टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे से बहुत पास में रख दिया जाए, वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन इसी अरेंजमेंट को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का मीनिंग क्या है? दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो क्या हो, सेम हो, लेकिन दोनों की पोलैरिटी क्या हो, अपोजिट हो। एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। देन फिर क्या बोला गया, अगर ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास में रखे हैं तो इसी अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने सपोज कर लिया कि इन दोनों के बीच की दूरी 2l, या हमने जो 2l डिस्टेंस फाइंड की है या जो सपोज की है, ये 2l डिस्टेंस हम लोगों ने डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोज की है। देखने से ये लगता है कि इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये 2l डिस्टेंस बहुत लेंथी होगी या फिर बहुत लार्ज होगी। थ्योरेटिकली देखने पर ये लग रहा है कि ये 2l डिस्टेंस बहुत लार्ज है, लेकिन यहाँ पर फिर से मैं ध्यान दिला देता हूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के बहुत पास में रखे। तो इसका मतलब एक्चुअली जो प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली ये 2l डिस्टेंस जो है अपने आप में बहुत स्मॉल है। थ्योरेटिकली देखने पर ये लार्ज लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 2l डिस्टेंस क्या है, अपने आप में बहुत स्मॉल है। फिर से ध्यान दिला देता हूँ, तो हमारी डेफिनेशन क्या आएगी, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी अरेंजमेंट को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन होती है, इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of any charge and distance between them is known as electric dipole moment। क्या बोला गया यहाँ पर कि दो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो दोनों में से किसी भी का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पर इक्वल है। तो क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में से दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय P। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। अब मेरे को अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखना हो तो हमें क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या सपोज करके रखी, 2l। तो P इक्वल्स टू Q इंटू 2l। इसको हम सही से अरेंज कर लेंगे ताकि याद बना रहे। तो P इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 2QL। यही फॉर्मूला किसका है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी का मीनिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड करनी पड़ेगी।
क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्ज प्रेजेंट है, 2 चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन उसके पहले एक नोट बता देता हूँ रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम कैसे फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। सपोज अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उस पॉजिटिव चार्ज से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। कहने का मीनिंग चार्ज से दूर जाती होगी। देन अगर इन केस नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज से अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। कहने का मीनिंग चार्ज की तरफ आते रहिए। हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू positive charge is away from the charge and due to negative charge is towards the चार्ज। क्या बोला गया है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी, चार्ज से दूर जाते हुए, एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे होगी, चार्ज से पास आते हुए। अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ये आर्गुमेंट क्या कहलाता है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल या डिस्टेंस 2l होती है। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है अगर हम फाइंड करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट पर हम फाइंड कर सकते हैं। पहला या तो पॉइंट कहाँ पर होगा, इसकी एक्सिस के लो, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक्सिस से ये जो इसकी एक्सिस है उस एक्सिस से किसी पर्टिकुलर एंगल पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका पहला आता है फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। हम क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन हमें कहां पर फाइंड करना है, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। अब देखो समझो, हमने सपोज कर लिया कि ये प्लस क्यू चार्ज है, हमने सपोज कर लिया माइनस क्यू चार्ज है। इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसी अरेंजमेंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l, ये मिडिल पॉइंट O, तो ये डिस्टेंस l और ये डिस्टेंस भी क्या होगी l। एक्सियल का मीनिंग क्या है, एक्सियल का मीनिंग है कि इसकी एक्सिस के अलोंग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हमने सपोज कर लिया कि इसके मिडिल पॉइंट से जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की, उसको हमने सपोज कर लिया स्मॉल r। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमारा ये हो गया ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगी, एंड
नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगी। और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं हो सकती, फिर हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट P पर इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी होगी एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी होगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर समझो, हमने सपोज कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उसको हमने सपोज कर लिया कैपिटल E1। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। E1 क्या है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद हमने सपोज कर लिया कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे है, E2 है। हमने अभी अभी नोट में पढ़ा है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टुवर्ड्स द चार्ज। इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 किधर होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद हम अगर डिस्टेंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस OP को देखो जरा ध्यान से, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके इसके बाद क्या करें, यहाँ पर इसको सपोज कर लो M और इस पॉइंट को सपोज कर लो N। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे NP, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R, उसमें से L चलेगी, तो NP डिस्टेंस यहाँ पर क्या जाएगी, R माइनस L। सिमिलरली डिस्टेंस MP हम फाइंड कर लेंगे, तो MP डिस्टेंस क्या जाएगी, R प्लस L। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज। फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज। हमने प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या फाइंड की, E1। तो फॉर्मूला यूज करो, E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन फॉर्मूला होता है R स्क्वायर, ठीक। और मैंने वहां पर बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया था कि फॉर्मूले में R क्या है, R है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम चार्ज। हम यहाँ पर जो E1 निकाल रहे हैं वो किसकी वजह से है, वो है पॉजिटिव या प्लस Q चार्ज की वजह से। तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से ऑब्जर्वेशन पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी है, MP, और MP डिस्टेंस क्या है, R प्लस L। यहाँ पर क्या आएगा, MP का स्क्वायर, MP की वैल्यू पुट करा दो, देन E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको हमने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ड्यू टू माइनस Q चार्ज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या सपोज किया, E2। देन E2 इक्वल्स टू फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब यहाँ पर देखो ये माइनस Q चार्ज और ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो R यहाँ पर क्या होगा, इस माइनस Q चार्ज से लेके इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये क्या जाएगा, NP का स्क्वायर। NP की वैल्यू पुट कराओ, देन E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, हमने E1 E2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो जब हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट कैसे आएगा, दोनों की सबट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट। लेकिन हमें ये नहीं पता कि दोनों वेक्टर्स में से कौन से वेक्टर की वैल्यू हाई है। तो हम यहाँ से देखो, यहाँ पर वैल्यू न्यूमरेटर तो क्या है, सेम है Q, यहाँ पर भी न्यूमरेटर सेम है, लेकिन जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है E1 में, इसकी वैल्यू लार्ज है R प्लस L। तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आएगी। लेकिन E2 में देखो, न्यूमरेटर तो Q है लेकिन डिनोमिनेटर R माइनस L है, ठीक। तो ये R प्लस L के कंपेयर में स्मॉल है, इसका मीनिंग जो ओवरऑल वैल्यू है, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर स्मॉल होगी। तो अगर मैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं, वो क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1। क्यों, क्योंकि E2 की वैल्यू, या फिर हम ये बोल सकते हैं E2 इज लार्जर देन E1। हेंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इक्वल्स टू
E2 minus E1. Then from equation first and second, put value of E2 and E1. Then वैल्यू पुट कराओ। यहाँ से E इक्वल्स टू E2 की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों में Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। हेंस E इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों में कॉमन ले लो, क्या Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, देन ब्रैकेट में रिमेनिंग रहेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो हम इन दोनों में एलसीएम लेंगे, दोनों में एलसीएम क्या जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। हेंस E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन में, यहाँ पर एलसीएम ले लो, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम इन दोनों के होल स्क्वायर को ओपन करा देंगे, साथ में ही हम यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर को कंबाइन करके एक सिंगल स्क्वायर का यूज करेंगे। हेंस E इक्वल्स टू, स्क्वायर को ओपन कराओ, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन, ये वैल्यू आ जाएगी R माइनस एल इंटू R प्लस एल, इस पूरे का होल स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो, हम यहाँ पर क्या कराएंगे, माइनस के साइन से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। देन ये लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी यहाँ पर पुट कराओ। हेंस E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL प्लस 2RL की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4RL। एंड E इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अजम्पशन। मैंने पहले ही बोला था कि थ्योरेटिकली इस 12 की वैल्यू आपको लार्ज लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली इस 12 की वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है। तो हम यहाँ पर अजम्पशन यूज क्या करेंगे, अजम्पशन यूज करेंगे कि L इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू R। जब 12 स्मॉल है तो उसका हाफ और स्मॉल होगा। अब अगर किसी भी स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर करा दिया जाए तो उसकी वैल्यू स्क्वायर कराने पर इंक्रीज ना होकर क्या होती है, और ज्यादा डिक्रीज होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि L इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू R, हेंस L स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ से L स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 आ जाएगी, पुट करा दो। तो हेंस E इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर। पावर के ऊपर पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। हेंस E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन R टू द पावर 4, 1 पावर से 1 पावर कैंसिल, हम इसको साथ में इंक्लूड कर देंगे, इस 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2। हेंस E इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2QL अपॉन R टू द पावर 3। अगर ध्यान से देखो 2QL किसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पुट करा देंगे, तो हम यहाँ पर पुट करा देंगे P इक्वल्स टू 2QL।
देन यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। यही फॉर्मूला किसका है? यही फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। फिर से एक बार डेरिवेशन समझ लो। हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इन दोनों चार्जेस की वजह से भी होगी, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी होगी एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी होगी। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या आएगी? अगर फ्रॉम द चार्ज हमने इसको सपोज कर लिया E1 एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगी? E2 टुवर्ड्स द चार्ज। np डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को सपोज कर लिया स्मॉल r। np डिस्टेंस यहाँ से क्या जाएगी? r माइनस l एंड mp डिस्टेंस यहाँ से क्या जाएगी? r प्लस l। देन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस q चार्ज। हमने इसको E1 सपोज किया था। देन E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन mp का स्क्वायर। बिकॉज़ फॉर्मूले में r क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। हेंस E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन mp का स्क्वायर। देन पुट वैल्यू ऑफ mp। हेंस E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन हम सेकेंडरी फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। हमने इसको क्या सपोज किया? E2। हेंस E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन np का स्क्वायर। देन पुट वैल्यू ऑफ np। हेंस E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर। इसको हमने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर टू वेक्टर है, ये वेक्टर फर्स्ट एंड वेक्टर सेकंड, दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट है तो इसका मीनिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगी। लेकिन हमको नहीं पता कौन से वेक्टर में से किसको सब्ट्रैक्ट करें, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पर न्यूमरेटर दोनों में सेम है q, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर r प्लस l है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर r माइनस l। यहाँ पर डिनोमिनेटर लार्ज है तो इसका मतलब E1 की वैल्यू स्मॉल होगी E2 के कंपेयर में। तो हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू आ जाएगा E2 माइनस E1। Then put value of E1 and E2 from equation first. Then value put कराएंगे तो E equals to 1/4 pi epsilon naught q upon r minus l का whole square minus 1/4 pi epsilon naught q upon r plus l का whole square। Then इन दोनों में q upon 4 pi epsilon naught कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लो। Then E equals to q upon 4 pi epsilon naught कॉमन 1/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। दोनों में एलसीएम आ जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर इंटू r प्लस l का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर। दोनों को होल स्क्वायर को ओपन करा देंगे, साथ में इन दोनों को एक साथ कंबाइन करा के स्क्वायर लगा देंगे। होल स्क्वायर ओपन कराया, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl। तो ये आ जाएगा r माइनस l इंटू r प्लस l का होल स्क्वायर। माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करा दिया तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल। देन ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हेंस ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का। देन ये वैल्यू आ जाएगी E इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर अजम्पशन यूज करेंगे। अजम्पशन क्या यूज करेंगे? हम लोगों ने डेफिनेशन में पहले डिस्कस किया था कि जो टू-वे डिस्टेंस है अपने आप में बहुत स्मॉल है। जब ये टू-वे डिस्टेंस अपने आप में बहुत स्मॉल है तो इसका हाफ l भी क्या होगा? उससे और हाफ होगा और स्मॉल होगा। और अगर स्मॉल वैल्यूज का स्क्वायर करा दिया जाए तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाती है? 0 के इक्वल। पुट करा दो, यहाँ से E इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपॉन r स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। E इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपॉन r टू द पावर 4। देन E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, हम इस 4 को लिख देंगे 2 into 2 और q को l के साथ में अटैच कर देंगे। हेंस E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into 2ql अपॉन r क्यूब। देखो 2ql p का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया E इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये तो हमारा फर्स्ट केस आया।
कि जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर हो, एक्सियल पोजीशन पर। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है कोएक्सियल पोजीशन पर। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट कोएक्सियल पोजीशन। कोएक्सियल पोजीशन या फिर हम यही बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट कोएक्सियल पोजीशन या फिर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। सपोज कर लिया ये प्लस क्यू चार्ज, सपोज कर लिया ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये यहाँ पर क्या हो गया, दोनों के बीच की एक्सिस, ये डिस्टेंस 12 और ये मिडिल पॉइंट O। और यहाँ पर ध्यान दो, हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर हमें सपोज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। हमने इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को सपोज कर लिया स्मॉल r, यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया, यहाँ से इसको भी ज्वाइन करा दिया। अब ये मिडिल पॉइंट है तो ये डिस्टेंस L होगी और ये डिस्टेंस भी क्या होगी, L होगी। अगर ध्यान देखो ट्रायंगल, ध्यान देखो ट्रायंगल MPO, MPO राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर MP डिस्टेंस फाइंड करूँ तो MP डिस्टेंस आ जाएगी √r² प्लस L²। देखो जरा, बेस √बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं MP डिस्टेंस फाइंड करूँ इन ट्रायंगल MPO में देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर डिस्टेंस MP क्या आ जाएगी, ये भी आ जाएगी √r² प्लस L²। अब देखो हमें यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों चार्जेस की वजह से होगी, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी होगी एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। हमने सपोज कर लिया कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक। सिमिलरली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या जाएगी, E2 टुवर्ड्स द चार्ज। हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, E1 एंड E2 की वैल्यू। तो हम सबसे पहले ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज फाइंड करेंगे तो E1 इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन वैल्यू आ जाएगी MP का स्क्वायर और MP की वैल्यू क्या है √r² प्लस L²। देन E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। देन E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस L² इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, देन ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज जो डिस्टेंस है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज डिस्टेंस क्या है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट की MP, यहाँ से E2 इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन MP का स्क्वायर और MP की वैल्यू भी क्या है √r² प्लस L² पुट करा दो। हेंस E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। यहाँ से भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। देन E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस L² इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E1 एंड E2 दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2। E1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, E2 के इक्वल। अब जरा ध्यान दो,
अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर होगा। ध्यान रखना फिर से क्या है, दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, एक दूसरे का एंगल बाइसेक्टर। मैंने सपोज कर लिया कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इन दोनों के कंपोनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले E1 का कंपोनेंट फाइंड करो। कंपोनेंट भूल गए कि याद है कि थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, cos। तो E1 का ये वाला कंपोनेंट क्या जाएगा, E1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या जाएगा, E1 sin थीटा। सिमिलरली E2 का ये वाला कंपोनेंट क्या जाएगा, E2 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या जाएगा, E2 sin थीटा। अगर ध्यान दो E1 और E2 की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है तो है E1 cos sin थीटा एंड E2 sin थीटा दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ठीक। लेकिन E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब हम क्या दोनों ऐड हो जाएंगे। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर ऐड। तो अगर मैं बात करूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ जाएगी E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बट हमें पता है E1 इक्वल टू E2 है तो पुट करा दो, यहाँ से E इक्वल्स टू क्या जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे। देन E इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 2E1 cos थीटा। इसको सपोज कर लो इक्वेशन नंबर 3। अगर देखो हम चलेंगे ट्रायंगल MOP में या MPO में, इन ट्रायंगल MPO ये वाला MPO यहाँ पर अप्लाई करा दो cos थीटा, और cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका L और हाइपोटेन्यूज क्या है हम निकाल चुके हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर cos थीटा एंड E1 दोनों की वैल्यू कहाँ पर पुट करा देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड E1 इन इक्वेशन 3। वैल्यू पुट कराएंगे, जैसे ही वैल्यू पुट होगी देखो यहाँ पर तो E इक्वल्स टू आ जाएगा, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड cos थीटा की वैल्यू है और 2 पहले से चल रहा है हमारा, E इक्वल्स टू 2 इंटू cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे होल पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर पावर कितनी है अंडर रूट लगा हुआ तो 1/2। ये बेस और ये बेस दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ऐड करा दो। तो E इक्वल्स टू इस 2QL को एक साथ कर दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन यहाँ पर पावर 1 यहाँ पर पावर हाफ, वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब हम यहाँ पर फिर से अजम्पशन यूज करेंगे। अजम्पशन हमारा वही है कि क्या है, जो ये 2L डिस्टेंस अपने आप में बहुत स्मॉल है, हेंस L और स्मॉल होगी तो L का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं कि L इज ऑलमोस्ट सॉरी L इज very very less than as compared to R, hence L square is almost equal to 0। L square क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल किसके है, 0 के इक्वल है। पुट करा दो, यहाँ पर जैसे पुट होगा, जैसे हम यहाँ पर पुट कराएंगे तो E इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई होगी, जैसी पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी
2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, पावर कितनी बचेगी 3। देन E इक्वल्स टू 1/4πε0 2ql अपॉन r3। फिर से हम यहाँ पर क्या करा देंगे, पुट करा देंगे P इज इक्वल्स टू 2ql, पुट करा दो। देन E इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन r3। ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो मैं इसको फिर से डिस्कस कर देता हूं। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट कोएक्सियल पोजीशन। हमने सपोज कर लिया कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 है। देन इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पॉइंट P है जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर इस पॉइंट पर दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। हमने सपोज कर लिया कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1, तो E1 क्या आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। सिमिलरली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हमने सपोज कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है, तो E2 की डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स द चार्ज। देन अब इसके बाद जरा ध्यान दो, ट्रायंगल हमने ये डिस्टेंस स्मॉल r सपोज कर ली, तो ट्रायंगल MPO राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से डिस्टेंस MP क्या आ जाएगी, √r² प्लस l²। हमने यहाँ पर क्या यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम। देन सिमिलरली ट्रायंगल NPO ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पर MP इक्वल्स टू आ जाएगी √r² प्लस l²। अब हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे E1 एंड E2 की। देन ड्यू टू प्लस Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1, तो E1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन MP का स्क्वायर। MP की वैल्यू यहाँ पुट करा दो। देन E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। अंडर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। देन E1 इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस l², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इसके बाद हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। देन यहाँ से E2 इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन MP का स्क्वायर। देन E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस l² होल स्क्वायर। देन E2 इक्वल्स टू स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। देन E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस l², इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E1 एंड E2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E1 इक्वल्स टू E2। अब यहाँ पर आ जाओ, E1 एंड E2 दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इन दोनों का एक एंगल बाइसेक्टर होगी। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज करूँ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि E क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अब हम यहाँ पर E1 एंड E2 के कंपोनेंट फाइंड करेंगे। E1 का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा E1 cos थीटा, एंड E2 का और ये वाला कंपोनेंट E1 का आ जाएगा E1 sin थीटा। सिमिलरली E2 का ये वाला कंपोनेंट E2 cos थीटा और E2 का ये वाला कंपोनेंट E2 sin थीटा। अब E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। लेकिन E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि दोनों ऐड हो जाएंगे। हेंस E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बट E1 इक्वल्स टू E2 पुट करा दो। हेंस E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, दोनों को ऐड करा दो। देन E इक्वल्स टू 2E1 cos थीटा। हमने इसको सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। हम फिर से किससे चलेंगे, इन ट्रायंगल MPO। MPO ट्रायंगल में अप्लाई कराओ cos थीटा, तो cos थीटा एक का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देन cos थीटा इक्वल्स टू बेस हमारा L है और हाइपोटेनियस है √r² प्लस l²। हेंस cos थीटा इक्वल्स टू L अपॉन √r² प्लस l²। इसके बाद E1 एंड cos थीटा की वैल्यू हम कहां पुट करा देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। हेंस E इक्वल्स टू 2 * 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस l² इनटू L अपॉन √r² प्लस l²। और यहाँ पर ध्यान से देखो √r² प्लस l² पर यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर है 1/2। देन बेस सेम है,
बेस सेम होने की वजह से दोनों पावर ऐड हो जाएगी। फिर हम क्या बोल सकते हैं, E इक्वल्स टू 1/4πε0 अब 2QL को एक साथ कंबाइन करा दो, हेंस E इक्वल्स टू 1/4πε0 2QL क्या जाएगा 2QL, और यहाँ पर आ जाएगा r² प्लस l² टू द पावर 3/2। अब हम यहाँ पर अजम्पशन यूज करेंगे। अजम्पशन हमारा वही कि L इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू R, हेंस l² इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। l² की वैल्यू क्या होगी, ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। तो यहाँ पर l² किसके इक्वल पुट करा दो, 0 के इक्वल। तो हेंस E इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 2QL अपॉन r² टू द पावर 3/2। पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो पावर कितनी बचेगी यहाँ पर 3, और 2QL को हम क्या बोलते हैं, P डाइपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट कोएक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला क्या आ गया, E इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन r³। अब यहाँ पर ध्यान रखना, हम ये जो फॉर्मूले हमने दोनों यूज किए, जो फाइंड किए हैं, 1/4πε0 एक्सियल के लिए 2P अपॉन r³ और एक्सियल के लिए P अपॉन r³, ये हमारे फॉर्मूले तब आए हैं जब L की वैल्यू R के कंपेयर में बहुत स्मॉल है। ये फॉर्मूले हमने कब फाइंड किए हैं, कब डेरिवेट किए हैं, जब L की वैल्यू क्या है, R के कंपेयर में बहुत स्मॉल है। लेकिन अगर इन केस कोई हमें ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें L की वैल्यू R के कंपेयर में स्मॉल ना हो, फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें L की वैल्यू R के कंपेयर में स्मॉल ना हो, तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम अजम्पशन के जस्ट पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक।